उत्तर प्रदेश के एक चौधरी साहब जिनके 4 ईंट के भट्टे होते हैं, जो उनका लड़का होता है वो पढ़ा लिखा होता है, बीटेक इंजीनियर होता है, वो बाहर जाकर जॉब करने लगता है। फिर यहाँ पर चौधरी साहब उससे कहने लगते हैं कि तुम बाहर जॉब क्यों करते हो, अपना ही बहुत बड़ा काम है, 4 ईंट के भट्टे हैं, 200 बीघे ज़मीन है, यहीं पर तू अपने कामकाज को संभाल ले। दोस्तों फिर ऑफिस में वो जाकर बैठने लगता है और वहीं पर एक लड़की जो बहुत ही सुंदर होती है वो काम करने लगती है। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के की निगाहें उस लड़की से मिलने लगती हैं, लड़की भी इससे प्यार करने लगती है। लेकिन जब इस सब के बारे में लड़की की माँ को पता चलता है तो लड़की की माँ रोते हुए उस लड़के से कहने लगती है कि साहब मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, आप ऐसा मत करिए, नहीं तो हमारे साथ में बहुत बुरा होगा। अगर इस सब के बारे में किसी को पता चलेगा तो सारी गलती हमारे ऊपर मढ़ दी जाएगी और हमें यहाँ से बेघर कर दिया जाएगा। साहब ऐसा मत करिए। दोस्तों उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है, बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप लोग पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों जो यहाँ पर चौधरी साहब होते हैं उनका नाम अशोक कुमार होता है, उनके 4 ईंट के भट्टे होते हैं, 200 बीघी ज़मीन उनके पास होती है, उनका एक बेटा और एक बेटी और उनकी पत्नी, 4 लोग ये परिवार में होते हैं। यहाँ घर में पिताजी, बेटा और माँ रहा करते हैं। जो बेटा होता है एक प्राइवेट नौकरी करता है, वहाँ पर उसे 25 से 30 हज़ार रुपये मिलते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर हर्षवर्धन के पिताजी उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू कब तक दूसरे की नौकरी करेगा, हमारे पास तो बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं, हमारे 4 भट्टों पर लगभग 2000 के लगभग मज़दूर काम करते हैं और तुम दूसरे के वहाँ पर नौकरी करते हो, हमारे यहाँ पर मुंशी भी काम करते हैं, तुम ऐसा करो तुम यहीं पर अपने कामकाज को संभाल लो। दोस्तों उसके बाद बेटा भी वही बात मान लेता है और अपने पिता के ऑफिस में जाने लगता है। जब वो भट्टे पर जाता है तो वहाँ जाकर देखता है एक लड़की जिसके बाल फैले हुए हैं, बड़ी ही मेहनत के साथ वो वहाँ पर मिट्टी को गूंथ रही होती है। 1 लॉरी मिट्टी उसने इधर से उधर पलट कर रख दी। दोस्तों जब उस लड़की को देखता है और जब वो लड़की ऊपर चेहरा करके देखती है तो ये यहाँ पर लड़का उसे देखता ही रह जाता है। दोस्तों वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। लड़की का नाम रेखा होता है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही अगले दिन ये लड़का आकर वहाँ पर देखता है तो वो लड़की वहाँ पर दिखाई नहीं देती। दूसरे दिन फिर देखता है, फिर भी दिखाई नहीं देती। तीसरे दिन फिर देखता है। ऐसे ही करके 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है कि एक दिन तो ये लड़की दिखाई दी, अब ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों उसके बाद फिर अगले दिन जाकर देखता है तो वो लड़की वहीं पर काम करते हुए दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे इसी तरह से बातचीत करने लगता है। वहाँ पर उस लड़की के माता पिता भी काम कर रहे होते हैं। तो वो लड़की से कहता है कि आप क्या करती हो, आप तो बड़ी मेहनती हो, आप तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो। तो यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत मेहनती है। वो लड़की वापस इसको जवाब में थैंक यू कह देती है। तो माता पिता कहते हैं कि हमारी लड़की इंग्लिश भी जानती है, इसने इंग्लिश में कोई जवाब दिया। तो यहाँ पर जो लड़का होता है भट्टे मालिक का वो कहने लगता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो। तो वो कहती है कि मैं +2 पढ़ी हूँ। और किससे आपने +2 की है? तो कहती है मैंने मैथ से +2 की है। दोस्तों मैथ के बारे में उससे पूछने लगता है कि आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं? तो लड़की कहती है कि 100 तक पहाड़े आते हैं। तो वो कहता है कि 10 दाई 100 वो पहाड़े आते हैं क्या? वो कहती है कि नहीं नहीं मेरे को पूरे 100 तक पहाड़े आते हैं। दोस्तों वो बीच बीच में उससे पहाड़े के बारे में पूछता है तो वो सारे पहाड़ों का जवाब दे देती है। खुद इंजीनियर कैलकुलेटर लेकर मोबाइल का उसमें हिसाब लगा रहा होता है। वो देखता है कि बहुत ही अच्छे से इसने जवाब दिया है। उसके बाद उसे पूछता है कि तुम्हें क्षेत्रफल निकालना आता है, तुम इस ईंट के भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं सारे ईंट के भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, आपकी ऑफिस का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ और आप जिसका चाहो उसका क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। दोस्तों इस सब बातों को सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या साहब हमारी बेटी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, क्या कुछ ये कर सकती है? मालिक का लड़का कहता है कि आपकी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ज़्यादा होशियार है, ये तो बहुत ही होनहार है, आप इसको यहाँ लेकर क्यों आ गए, इसको आगे क्यों नहीं पढ़ाया?
तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये अपनी नानी के पास रहकर वहीं पर पढ़ाई किया करती थी। अब इसकी नानी का देहांत हो जाता है। अब उसके बाद इसकी देख रेख करने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। हम इसे अपने साथ ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहली नज़र में ही ये भट्टे के मालिक का जो लड़का होता है वो उस लड़की से प्यार करने लगता है। हर्षवर्धन और रेखा आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति अटैच होने लगते हैं। इस सब के बारे में किसी को नहीं पता होता। एक दिन का वाक़या होता है जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, आपस में इस तरह से बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हर्षवर्धन है वो 2 दिन तक नहीं आया था। तो यहाँ पर वो लड़की नाराज़ बैठी हुई थी और इस हर्षवर्धन से कहने लगती है कि आपका कोई यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। तो ये कहता है कि कौन इंतज़ार कर रहा था? कि एक लड़की जो आपकी मज़दूर है वही आपका इंतज़ार कर रही थी। आप 2 दिन तक क्यों नहीं आए? आप कहाँ चले गए? तो यहाँ पर हर्षवर्धन भी समझ जाता है लड़की कहने वाली क्या है। फिर वो कहता है कि तुम 1 हफ्ते के लिए कहाँ चली गई थी? तुम्हारा भी तो कोई इंतज़ार कर रहा था। तो वो बताती है कि हम दूसरे भट्टे पर काम करने के लिए चले गए थे, वहाँ पर कुछ अर्जेंट काम था। और आप यहाँ पर कहाँ चले गए थे? तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए लखनऊ चला गया था, वहीं पर मेरी बहन रहती है। अब उसकी शादी के लिए लड़का देखने वाले हैं, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए चला गया था। दोस्तों, यहाँ पर रेखा कहने लगती है कि क्या आपकी शादी हो गई? आप नहीं शादी करोगे? तो वो कहता है कि मेरी तो शादी पहले ही हुई पड़ी है। जब ये पूरा वाक्य रेखा सुनती है तो रेखा एकदम से अपने सर को घुटनों के तरफ ले जाकर नीचे गर्दन करके बैठ जाती है। तो वो कहने लगता है कि बाबा मैं मजाक कर रहा था, मेरी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर वो कहती है नहीं नहीं, आपकी शादी तो हो चुकी है, आप तो ऐसे ही मुझे फालतू में मजाक कर रहे हो। फिर वो कहता है कि आप खड़े तो हुई। उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और कहता है कि तुम्हारी कसम मेरी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है तुम मेरी कसम क्यों खाती हो? मैं तुम्हारी होती कौन हूँ? तो यहाँ पर हर्षवर्धन उससे कहता है कि तुम मेरी सब कुछ हो। फिर उसे अपने गले लगा लेता है। दोस्तों, 2, 3, 4 सेकंड के लिए वो गले लगाता है, तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है जो लड़की होती है। अब लड़की की माँ ये पूरा वाक़या देखती है, एकदम देखकर छन्न रह जाती है। तुरंत ही वो वहाँ पर खांसने लगती है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं कि हमें यहाँ पर शायद किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो लड़की होती है उसकी माँ ने उन दोनों को देख लिया था। फिर यहाँ पर वो लड़की की माँ कहने लगती है कि साहब आप धूप में क्यों खड़े हुए हो? आप तो यहाँ पर काले पड़ जाओगे, आप ऑफिस में जाकर बैठ जाइए। उसके बाद वो लड़का ऑफिस में चला जाता है। इधर जो लड़की होती है उससे उसकी माँ बुरा भला कहने लगती है कि तुझे पता नहीं है तू कितना गलत काम कर रही है। ये भट्टे के मालिक का लड़का है, अगर मालिक को पता चल गया तो हम तीनों को इसी भट्टे के अंदर झुकवा देगा, हम यहीं पर मर जाएंगे। तू कर क्या रही है, तुझे यही नहीं पता। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की चुपचाप रह जाती है। उसका पहला प्यार होता है, उसे नहीं पता होता कि प्यार में क्या होता है। वो बेचारी टूट जाती है, कुछ नहीं कर पाती। इधर जो हर्षवर्धन होता है वो मार्केट चला जाता है, मार्केट से बहुत सारे सामान लेकर आता है और आकर भट्टे पर पहुंच जाता है। वो लड़की नीचे गर्दन करके अपने काम को कर रही होती है। जब उसे देखता है उससे कहने लगता है कि आप इतनी उदास क्यों हो? मैं तो आपके लिए बहुत अच्छे सामान बाज़ार से लेकर आया हूँ। तो वो कहने लगती है कि साहब हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता, अगर आपके पापा को पता चल गया तो हमें वो भट्टे के अंदर ही झुकवा देंगे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, अगर गलती किसी की भी हो लेकिन वो यही कहेंगे कि गलती हमारी है और हम लोगों को इस तरह से वो बेघर कर देंगे या हमें मरवा देंगे, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। दोस्तों, तभी वहाँ पर लड़की की माँ आ जाती है और उस लड़के के हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि साहब आपको तो बहुत दुनिया पड़ी हुई है, बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आप ऐसा मत करिए, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई रोज़गार भी नहीं है। आपके पापा को पता चल गया तो हमें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये लड़का चुपचाप ये सारी बातें सुनता रहता है और चुपचाप अपने घर पर पहुँच जाता है। जब खाने का समय होता है तो ये खाना खा रहा होता है, तभी अपने पापा अशोक कुमार से कहने लगता है कि पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पापा कहते हैं कि ठीक है कर लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो फिर दोबारा से कहता है कि नहीं पापा मैं रियल में ही शादी करना चाहता हूँ। तो पापा कहते हैं कि बेटा मैं कब तेरे से मना कर रहा हूँ, तू रियल में ही शादी कर, तूने कोई लड़की देख रखी है क्या? तो वो कहता है कि हाँ पापा मैंने लड़की देख रखी है, बहुत ही सुंदर लड़की है, लेकिन वो
पढ़ी लिखी कम है। तो यहाँ पर पापा कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया, गरीब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, गरीब हमारे साथ चलेगी लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो वो कहता है कि पापा जितनी वो पढ़ी लिखी है उससे कहीं ज़्यादा वो होशियार है, अगर आप उससे बातचीत करोगे तो आपको भी लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पर पापा कहता है कि कौन है वो लड़की, तो वो बताता है कि यहाँ पर भट्टे पर एक लड़की काम करती है जिसका नाम रेखा है। तो वो कहता है कि रेखा तो फला आदमी की लड़की। तो वो कहता है कि ये सब तो मुझे नहीं पता, उसके पापा का तो नहीं पता, बट फलां लड़की वही है। तो वो अपने मुंशी को फ़ोन करता है और कहता है कि जाओ और वहाँ से फला आदमी और उसकी बेटी और उसकी पत्नी को लेकर हमारे पास हमारे घर आ जाओ। दोस्तों मुंशी तुरंत ही उन लोगों के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि बड़े मालिक ने तुम्हें घर पर बुलाया है। दोस्तों वो थर थर काँपने लगते हैं क्योंकि माँ को सब कुछ पता होता है। अब माँ मुंशी के पैरों में गिर जाती है और उससे कहने लगती है कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो हमारे साथ में बहुत गलत हो जाएगा, हमें कृपया करके यहाँ से चुपचाप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर जो मुंशी होता है वो पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो वहाँ पर जो महिला होती है वो पूरा वाक्य बताती है। मुंशी भी काँपने लगता है कि मेरी नाक के नीचे ये सब हो गया, मुझे कानों कान खबर नहीं है। दोस्तों अब वो उनसे कहने लगता है कि उसके घर तो चलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भी यहाँ पर बहुत कुछ सहना पड़ेगा, आप टेंशन ना करो, वो जान से थोड़ी मार देंगे, कुछ जो बात होगी वो देखी जाएगी, आप ऐसा करो मेरे साथ में चलो। दोस्तों रात को 10:30 बजे वो सभी लोग अशोक कुमार के घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर लड़की होती है। इधर अशोक कुमार की जो पत्नी होती है वो पर्दे के पीछे चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर अशोक कुमार जी जो होते हैं भट्टे के मालिक, उस लड़की को देखते हैं, उनके माता पिता को देखते हैं। तो यहाँ पर जो इस लड़की की माँ होती है वो भट्टे मालिक के पैरों में जाकर गिर जाती है और कहने लगती है कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी बेटी से बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर अशोक कुमार जी होते हैं इस लड़की के पापा से कहते हैं कि इसे हटाओ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ आपकी बेटी से पूछना चाहता हूँ। दोस्तों इधर रेखा से वो पूछने लगते हैं कि इसमें गलती किसकी, इसमें कमी किसकी है। तो यहाँ पर रेखा कहने लगती है कि सारी कमी मेरी है, मैं ही आपके लड़के से मिला करती थी, मैं उससे प्यार करती हूँ। दोस्तों इधर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं पापा, इसकी कोई कमी नहीं है, सारी कमी मेरी है, मैं इससे प्यार करता था, मैं ही इसके पास जाया करता था। दोस्तों यहाँ पर जो पापा होते हैं दोनों का इस तरह का प्यार देखते हैं, तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आप बाहर आइए और बाहर आकर देखिए ये लड़की कैसी है। देखने में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। यहाँ पर हर्षवर्धन की माँ उस लड़की को देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि लड़की तो बड़ी सुंदर है। तो यहाँ पर जो अशोक जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है अब तुम चली जाओ। उसके बाद वो कहता है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। यहाँ पर जो लड़की के पिता होते हैं उनसे कहा जाता है कि क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ करोगे। दोस्तों यहाँ पर जो माता पिता होते हैं दोनों आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहने लगते हैं कि चौधरी साहब हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, हम आपके साथ रिश्तेदारी कैसे जोड़ सकते हैं, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, अगर आप हमारी बेटी के साथ में रिश्ता जोड़ते हो तो जीवन भर हम आपके पास यहीं पर कामकाज करेंगे। दोस्तों इस तरह का वाक्य जब अशोक कुमार जी सुनते हैं तो अशोक कुमार जी कहते हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अब आप मेरे रिश्तेदार हो। दोस्तों उसके बाद दोनों गले मिल जाते हैं और यहाँ पर लड़का लड़की की एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि शादी के लिए इस डेट पर इन दोनों की शादी होगी। दोस्तों उसी डेट को बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी की जाती है और यहाँ पर जो लड़की होती है उसे आगे पढ़ाने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाता है और वो उसके बाद आगे पढ़ाई कर रही होती है। उसके बाद इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको अशोक कुमार जी का किरदार कैसा लगा? क्या अशोक कुमार जी ने जो कदम उठाए थे उचित थे या अनुचित थे? यहाँ पर अशोक कुमार जी ऐसे भी कह सकते थे कि ये हमारी बराबरी के नहीं है, हमारी जाति के नहीं है, हम इसके साथ में अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते और उन्हें वहाँ से धमका कर भगा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने उसी लड़की से शादी करा दी जिससे वो प्यार करता था। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,